नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में हम ज्ञानव्यापी के उस सर्वे की बात करेंगे जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि ऐसे संवेदनशील मामले में आखिर रातों रात सर्वे के लिए इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी और अब आगे क्या होगा। आज आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद से पूरे सेशन के लिए सस्पेंड क्यों किया गया। उन्होंने स्पीकर के सामने ऐसा क्या किया कि स्पीकर क्रोधित होकर अपनी सीट से उठ गए। इस सस्पेंशन पर मचे सियासी गदर की बात भी करेंगे जिसका विषय तो मणिपुर है, लेकिन आग संसद में लगी हुई है। फिर उस लाल डायरी की बात करेंगे जिसने राजस्थान की सियासत को लाल कर दिया है और यह लाल डायरी राजस्थान चुनाव का बड़ा मुद्दा भी बन सकती है। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा आज ये लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे और कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि लाल डायरी में गहलोत के बड़े राज हैं। इसके बाद अमेरिका से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सुपर पावर अमेरिका के लोग चावल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहां शहर शहर चावल की जमाखोरी हो रही है। इसका इंडिया कनेक्शन क्या है, ये सत्ता में आज आप जरूर देखिएगा। फिल्म ओपेनहाइमर में गीता के अपमान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंसर बोर्ड से इस सीन को हटाने के लिए कहा है। साथ ही इस सीन को पास करने पर जवाब भी मांगा है। दावा है कि ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने 6.5 करोड़ ईपीएफ धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। ईपीएफओ ने पीएफ की ब्याज दर 8.15% कर दी है, जो पहले 8.10% थी। जानकारी के मुताबिक खाते में ब्याज का पैसा अगस्त 2023 से पहुंचने लगेगा। ट्विटर का लोगो बदल गया है। अब नीली चिड़िया की जगह नया लोगो एक्स हो गया है। कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने x.com को twitter.com से जोड़ दिया, यानी x.com लिखने पर आप सीधे ट्विटर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो सत्ता की पहली खबर की शुरुआत मशहूर कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार की एक गजल के साथ करते हैं, जिन्होंने लिखा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में सियासत का फोकस सूरत बदलने पर कम और हंगामा खड़ा करने पर ज्यादा रहता है। देश की संसद से कुछ ऐसी ही हंगामेदार तस्वीरें और खबरें आई हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया और वजह यह थी कि मणिपुर के मुद्दे पर संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर हंगामा कर रहे थे, उनसे बहस कर रहे थे। जगदीप धनखड़ उन्हें बार बार वापस सीट पर जाने को बोल रहे थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह नहीं माने तो नेता सदन पीयूष गोयल के प्रस्ताव पर संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। लेकिन कैसे अब यह पूरा मामला शांत होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के सांसद कैसे गंभीर मुद्दों के साथ और देश की जनता के साथ सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं, यह बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज राज्यसभा में हुआ क्या। Behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, दरअसल जब से मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई है तब से संसद के दोनों सदनों में
मणिपुर में महिलाओं से हुई दरिंदगी पर बवाल मचा है। प्रधानमंत्री मोदी सत्र की शुरुआत से पहले संसद के बाहर मणिपुर की वारदात पर अपनी पीड़ा और अपना क्रोध जाहिर कर चुके हैं। देश को भरोसा दे चुके हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मणिपुर के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस बयान पर टस से मस नहीं हुआ और मणिपुर पर बहस और संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहा। अच्छा तो यह होता कि इस मुद्दे पर संसद में बहस होती, महिला सुरक्षा पर हमारे देश के नीति निर्माताओं का चिंतन और मंथन होता। लेकिन हो रहा है सिर्फ हंगामा, समय और पैसे की बर्बादी, जिससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना। इसलिए संसद के काम में राजनीतिक स्पीड ब्रेकर बनाने वाले नेताओं को आज अच्छी तरह देखने और पहचानने की जरूरत है। इसके लिए आपको संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों का पक्ष जान लेना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत सरकार के तमाम नेता ये बात बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जो कि एक सही फैसला है। मणिपुर पर बहस जरूर होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में मणिपुर पर बयान दें, तभी वो शांत बैठेंगे, वरना यह हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर चाहे काम हो या ना हो, चाहे संसद की कार्यवाही स्थगित होती रहे। आज भी इस मांग और इन्हीं तेवरों के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में पहुंच गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे थे, इसलिए उन पर निलंबन वाला एक्शन लिया गया। हालांकि अब सरकार की दिक्कत यह है कि इस फैसले के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, इसलिए आज उसने पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया और फिर यह भी चेतावनी दी कि अगर संजय सिंह का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो विपक्ष पूरे सेशन का बहिष्कार कर देगा। सबसे पहले हम आपको इस मामले पर गर्मागर्म राजनीति से भरी एक रील दिखाते हैं, फिर यह बताएंगे कि कैसे हमारे देश के नेताओं ने हमेशा की तरह एक बार फिर देश के पैसे को डुबोने का प्रबंध कर लिया। हम लोग 20 मिनट तक अपने कुर्सी से अनुरोध करते रहे, कोई नहीं सुना। फिर जाके चेयर के पास हमने अनुरोध किया और आपने एक ही बात कह रहे थे, मणिपुर पे चर्चा करो, आपने उठा के सस्पेंड कर दिया। महत्वपूर्ण वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, पुनः कहती हूँ कि मैं स्तब्ध हूँ। मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है? ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने? आज अगर मणिपुर की महिलाओं की आवाज उठाने के लिए सांसद वेल में आ गए तो उनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये तो सीधा सीधा अन्याय है और विपक्ष और गरीब लोगों की आवाज उठाने को जो सरकार जो है उसको दबाना चाहिए। जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे तो एक अच्छा निर्णय है और मैं तो चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। यानी सांसदों के इन बयानों को सुनकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संसद का यह घमासान अभी खत्म होने वाला नहीं है और एक बार फिर इससे देश को भारी नुकसान होने वाला है। यानी आपकी मेहनत का पैसा जिसमें आप भारी भरकम टैक्स देते हैं, वो एक बार फिर बर्बाद होने वाला है। आज हमने इस पर देश के नेताओं को एक चुभने वाली सत्ता की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही के हर 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है। यानी संसद के दोनों सदनों में प्रति मिनट कार्रवाई के 2.5 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन इन पैसों की कीमत हमारे नेताओं की नजरों में कितनी है,
किस तरह हंगामा खड़ा करके वक्त और पैसे की बर्बादी कर ये संसद में करते हैं, वो भी आप समझिए। इसी साल हुए बजट सत्र में देश को संसद ठप होने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इस बजट सेशन में 199 घंटे 43 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ, यानी प्रति मिनट 2.5 लाख के हिसाब से देखें तो इस बजट सेशन में 298 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई थी। ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये मौजूदा वक्त में औसतन 1,72,000 रुपए प्रति वर्ष है। और अगर इस लिहाज से देखें तो इतना पैसा कमाने में एक व्यक्ति को 17,325 साल लग जाएंगे, एक व्यक्ति को। इसी तरह पिछले साल मॉनसून सेशन में हंगामे की वजह से संसद के 154 घंटे बर्बाद हो गए और इस वजह से 231 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो इतना पैसा कमाने में एक व्यक्ति को 13,430 साल का वक्त लग जाएगा। तो ये 2021 का हमने आपको आंकड़े बताए थे जो मॉनसून सेशन की बात की थी। वैसे ये आंकड़े नहीं, इसको आप कटाक्ष के तौर पर ही लीजिए। ये पूरे देश के लिए दुख की बात है कि जिस तरीके से नेता यहां पर हंगामा करते हैं, जनप्रतिनिधि इस तरीके का आचरण करते हैं। मणिपुर के हालात विस्फोटक हैं, वहां जो हुआ उस पर देश की संसद में चर्चा जरूर होनी चाहिए। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, इसकी मांग की, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बयान दिया और सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हो गई। ऐसे में अब चर्चा ना हो उसकी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। एक बात पर अटक कर संसद को ठप करने से इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलेगा। इस मामले में संवाद ही समाधान की ओर जाने वाली एक सीढ़ी। और सत्ता में अब बात करते हैं ज्ञानव्यापी विवाद की, जो अचानक पिछले 24 घंटे से पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। आज सुबह 7 बजे सर्वे शुरू होने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने तक हर किसी की नजर वाराणसी पर थी। एक तो सावन का सोमवार और दूसरा अचानक सर्वे का फैसला। आज वाराणसी सुबह से ही हाई अलर्ट पर था। ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर और आसपास सर्वे के दौरान 2000 से ज्यादा जवान तैनात थे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज हुआ क्या। आज सुबह 7 बजे से एएसआई ने ज्ञानव्यापी का सर्वे शुरू किया। शुरुआत में सर्वे में पूरे परिसर को नापा गया। एएसआई की 4 टीमें परिसर को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग सर्वे कर रही थी। परिसर में लगे पत्थरों और ईंटों की ऊंचाई नापी गई। 4 कैमरे परिसर के चारों कोनों पर लगाए गए। इस दौरान एक एक गतिविधि रिकॉर्ड की गई। यह सर्वे 12:20 तक चला। हिंदू पक्ष का दावा है कि आज केवल ज्ञानव्यापी परिसर का मेजरमेंट किया गया, मस्जिद का दरवाजा नहीं खोला गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरू से ही इस सर्वे के पक्ष में नहीं था। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। वाराणसी के ज्ञानव्यापी में आज सुबह से सर्वे चल रहा था। एएसआई की टीम अंदर मौजूद थी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। हर किसी की नजर सर्वे पर थी। इसी दौरान दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुबह लगभग 11:50 पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दे दिया। आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश शुक्रवार शाम को पारित किया गया था और अपील के लिए कोर्ट कोई भी अवसर दिए जाने से पहले ही सर्वेक्षण की कार्यवाही आज सुबह शुरू हो गई। अहमदी ने कहा कि ढांचे की खुदाई से अपूरणीय क्षति होगी। अहमदी ने कहा कि वो इसे केवल 1 हफ्ते के लिए रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि नया आदेश किसी भी आक्रामक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अहमदी ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि शुक्रवार को दिए गए आदेश में लिखा है कि एएसआई के निदेशक को जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन और जहां भी आवश्यक हो डेंटिंग पद्धति के लिए निर्देशित किया जाता है। डेटिंग पद्धति के लिए अहमदी ने इस आधार पर कहा कि जब आदेश में साफ तौर पर उत्खनन शब्द का इस्तेमाल है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई आक्रामक प्रक्रिया नहीं है। इसी तर्क के आधार पर मुस्लिम पक्ष को उचित समय देने का आग्रह किया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि संरचना की एक ईंट भी नहीं हटाई जाएगी और अभी सिर्फ शुरुआती कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर अहमदी ने आदेश पर रोक लगाने के लिए एक और दलील दी। उन्होंने आग्रह किया कि जल्दबाजी क्या है, इस संरचना का उपयोग सन 1500 के दशक से एक मस्जिद के रूप में किया जाता रहा है। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने 2 दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और याचिकाकर्ताओं को कल ही हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने
खुद को निष्पक्ष बताया और यथास्थिति का आदेश पारित करने पर आपत्ति जताई। इस पर अहमदी ने सवाल उठाया कि आदेश शुक्रवार शाम 4:30 बजे दिया गया था। ऐसे में सर्वेक्षण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? इसे 3 दिन में करने की इतनी जल्दी क्या है? इन दलीलों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम आपको 26 जुलाई तक का समय देते हैं। कल हाईकोर्ट जाइए। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं होगा। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ASI के रुख के बारे में सूचित किया। इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है कि ज्ञानवापी का असल सच क्या है और कब तक सच सामने आएगा। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे सर्वे शुरू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने और इसके बाद अलग अलग पक्ष के लोग अपने कैसे कैसे तर्क रखते रहे। एक बार फिर से ज्ञानवापी सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है ज्ञानवापी का सर्वे। दरअसल आज सुबह से ज्ञानवापी के सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है उसने अपनी गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को समय देते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहाँ पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब मुस्लिम इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में मजबूती के साथ अपनी दलीलें रखेगी, अपनी बात कहेगी। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। महादेव स्वयं बता देंगे कि मैं ही हुआ और मैं ही था और मैं ही हूँ अभी भी, और मेरा रूप बदला गया या जो भी है वो सब बातें सामने आएंगी। अब चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट से अब ये तय होना है कि क्या इस सर्वे पे रोक लगेगा या फिर ASI जो अपने सर्वे का काम कर रही है वो सर्वे का काम होती रहेगी। तो ज्ञानवापी से जुड़े सवालों के जवाब तो सर्वे के बाद मिल जाएंगे। तमाम सवालों और तर्कों के बीच आपको अब खास ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर श्रृंगार गौरी मंदिर है कहां। ये तस्वीरें आपको किसी और के पास देखने को नहीं मिलेंगी। इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी कि अचानक रातों रात सर्वे का फैसला कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी भी समझिए। दरअसल वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। जिला जज AK विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया था। अदालत की तरफ से विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के ASI सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई थी और ASI की टीम को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त को जिला जज की अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ASI की टीम एक्शन में आ गई। रविवार यानी 23 जुलाई की रात को दिल्ली, पटना, आगरा, रुड़की, लखनऊ से ASI की टीम वाराणसी पहुंची। यहां के DM, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। इसके बाद सोमवार सुबह से सर्वे करने पर सहमति बनी। प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों और उनके वकीलों को बुलाया। हिंदू पक्ष ने सर्वे में सहयोग की बात की। हिंदू पक्ष के लोग सर्वे टीम के साथ सुबह ज्ञानवापी के अंदर भी पहुंच गए। जब मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वे का विरोध कर रहे थे, कुछ और वक्त की मांग कर रहे थे। दरअसल आज ज्ञानवापी के प्लॉट नंबर 9130 की वैज्ञानिक जांच शुरू हुई थी। ये प्लॉट विवादित वजूखाने को छोड़कर बाकी का हिस्सा है। वजूखाने में पिछले साल एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान एक आकृति मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग कहा जा रहा था। इसके बाद इसे सील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में केस भी चल रहा है। अब हिंदू उपासकों की याचिका पर जिला जज की अदालत ने इस जगह को छोड़कर बाकी परिसर के ASI सर्वे, जांच और खुदाई का आदेश दिया है, जिसको लेकर आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब सवाल है ASI के सर्वे से क्या पता चलेगा। सबसे पहली बात यह पता चलेगी कि विवादित जगह की वास्तविकता क्या है।
ज्ञानव्यापी में जमीन के नीचे का सच क्या है? इसमें मस्जिद से पहले मंदिर होने के सबूत ढूंढे जाएंगे, ज्ञानव्यापी की उम्र का पता चलेगा, जीपीआर से मस्जिद की सतह के नीचे की जानकारी मिलेगी। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। एएसआई सर्वे से जो है जांच में ये आएगा कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ का जो है कौन से पत्थर हैं, और इससे एएसआई जांच से जो है किसी भी दीवार को या कोई भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। अगर शिवलिंग भी है तो उसको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ उससे ये पता चल जाएगा कि कितना पुराना शिवलिंग है और कितनी पुरानी इसमें जो दीवार हैं, ये सब एएसआई जांच से पता चल जाएगा। और इस पर नजरिया 9 ये कि इस मामले में एक पहलू है जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो है इस केस की संवेदनशीलता। रातों रात सर्वेक्षण कराने से अगर हालात अचानक बेकाबू हो जाएं और कानून व्यवस्था से संबंधित कोई गड़बड़ी हो जाए तो केस ये कभी ना भरने वाला घाव बन सकता है। इसलिए इसकी गुंजाइश हमारे सिस्टम को नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद है आगे ज्ञानव्यापी केस के हर मोड़ पर इस संवेदनशील का अतिरिक्त ध्यान रखा जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचेगी। और सत्ता में अब बात करते हैं उस लाल डायरी की जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति लाल हो गई और वहां विधानसभा में जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। दरअसल राजस्थान सरकार से बर्खास्त होने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा आज लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान जमकर जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं से भिड़ंत हुई, जैसे तैसे विधानसभा के अंदर पहुंचे तो संग्राम और तेज हो गया। विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी के सामने राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लेकर पहुंच गए। इस दौरान स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराई गई। ये देखकर स्पीकर ने गुड़ा से चैम्बर में मिलने को कहा और वहां से तत्काल चले जाने को कहा, लेकिन गुड़ा स्पीकर की सीट के सामने लगातार लाल डायरी लहराते रहे। काफी देर तक गुड़ा की स्पीकर से नोकझोंक होती रही। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेम्बर में आइए, चेम्बर में आइए, मैं चेम्बर में आइए। या नहीं, या नॉट अलाउड। आई विल नॉट अलाउ यू। 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 आई सेड मैं आपको बाहर अच्छा लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। आप नीचे जाए, नॉट अलाउड। आई सेड नॉट अलाउड। और इसके बाद स्पीकर ने गुड़ा को सदन से बाहर निकालने तक की चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। काफी देर नोकझोंक के बाद गुड़ा स्पीकर के सामने से हटे और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के सामने पहुंचकर उनका माइक नीचे कर दिया। बाद में मार्शल के जरिए राजेंद्र गुड़ा को सदन से बाहर निकाला गया। राजेंद्र गुड़ा जब सदन से बाहर आए तो रोने लगे। उन्होंने गहलोत सरकार के मंत्रियों पर पीटने का आरोप लगाया। TV9 भारतवर्ष से भी राजेंद्र गुड़ा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर उनसे मारपीट की गई, लाल डायरी छीन ली गई। एक लाल डायरी जिसमें सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ियों के राज हैं, ये सब कुछ सुनने में बहुत फिल्मी लगता है। 1978 में आई हिंदी फिल्म डॉन में भी खलनायक के राज एक लाल डायरी में लिखे होते थे। अपने अंदर रहस्य समेट कर रखने वाली लाल डायरियों का एक अपना रोचक इतिहास रहा है। मौजूदा मामले में लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड़ा ने कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे बड़े हॉर्स ट्रेडर हैं, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। गुड़ा ने बताया कि लाल डायरी में मुख्यमंत्री के पैसे के लेन देन का जिक्र है। कई बार हुई विधायकों की खरीद फरोख्त का पूरा ब्यौरा है। आरोप है कि इस डायरी में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करवाने के लिए बीजेपी के विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब है। यह भी आरोप है कि लाल डायरी में कई मंत्रियों विधायकों के साथ कुछ सीनियर IAS IPS और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कुछ लोगों के भी नाम हैं, जिनके आगे किस मद में किसे कब और कितना पैसा दिया गया, इसकी पूरी डिटेल है। राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि अगर ये डायरी सामने आ गई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल जाएंगे। ये जो लाल डायरी है, कितने पार्ट? आपने कहा एक पार्ट आपके पास है, और भी कितने पार्ट है? और हमारे पास क्या है लाल डायरी में? लाल डायरी में क्या है? अनैतिक लेन देन इनका। इस तरीके की लाल डायरी में जो ये लेन देन है, ये तो खुद बता रहा है कि खुद उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग। गहलोत साहब से बड़ा तो हॉर्स ट्रेडर कोई है ही नहीं। लेकिन ये लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? देखना अब सारे के सारे डायरी पर क्यों पड़ गए, क्यों ले गए? हो क्या था उसमें? कुछ नहीं था तो क्यों पड़े? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मुझे ठोका? क्यों मेरे से छीन लिया? क्यों कर लिया? क्या हुआ? किस तरीके से लाल डायरी निकाली ये बता दीजिए। ईडी की जब रेड पड़ रही थी, अरे 8वीं 9वीं मंजिल पर गए थे जी, वहां से निकाल के ले थे, गेट तोड़े थे, जाली तोड़ी थी, सारे तोड़ा था। फिलहाल लाल डायरी पर राजस्थान का सियासी पारा हाई है।
सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा गहलोत सरकार में ही मंत्री थे। ऐसे में सवाल है, क्या राजेंद्र गुड़ा के पास कांग्रेस नेताओं के राज हैं? ऐसा क्या है जिस वजह से कांग्रेस के नेता घबराए हुए हैं? फिलहाल चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के नेता लाल डायरी के बहाने सूबे की गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। सिर्फ कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए राजस्थान में कैसे लाल डायरी पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई। अंदर जाने की कोशिश करें। 25-50 लोग एक साथ मेरे ऊपर पड़ गए और उन्होंने जिस तरीके से वो डायरी निकालने के लिए जान लगा दी, और मेरे ऊपर इतने लोग गिर गए कि मैं उनके वजन से दब गया था। इससे ज़्यादा विभत्स दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। सदन के अंदर जिस प्रकार आज सत्ता पक्ष का जो रवैया था वो शर्मनाक रवैया था। आज उसके कारण से सारा सदन शर्मसार हुआ है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या, जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। मुझे यहाँ भेजा है क्षेत्र के अंदर में, हम एक बार हमारी बहन भेज बीजेपी पूरे राजस्थान में इन 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में कोई माहौल नहीं बना पाई विपक्ष का, तो बीजेपी तो खुद फेल हो गई। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से गलतियां ढूंढती है। जिस प्रकार से सदन के में आचरण करना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको बार बार चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने उन चेतावनी को दरकिनार करते हुए सदन की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। अगर ऐसा हुआ है तो जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सत्ता में बात बिहार से आई एक ऐसी खबर की जिसे सुनने के बाद वहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। उनकी टेंशन की वजह है बिहार के शिक्षा विभाग का एक आदेश, या इसे आप सरकारी मनमर्जियां भी कह सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से तमाम स्कूलों को आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के अंदर शिक्षकों के लिए कुर्सी नहीं रहेगी, यानी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के क्लासरूम से कुर्सी हटाने का आदेश दिया है। जो सर्कुलर स्कूलों को भेजा गया है उसमें यह भी साफ साफ लिखा है कि अगर क्लासरूम में टीचर्स के लिए कुर्सी मिली तो इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल पर एक्शन लिया जाएगा। अब हमारे बहुत से न्यूज मित्र सोच रहे होंगे कि आखिर शिक्षा विभाग की ओर से यह अजीबोगरीब फरमान जारी क्यों किया गया। इसके जवाब में हम आपको बिहार से पिछले कुछ दिनों में वायरल हुए वीडियो दिखा देते हैं। हाल फिलहाल से ऐसे कई वीडियो बिहार से सामने आए हैं। किसी क्लास में टीचर कुर्सी पर बैठकर सोते हुए दिखाई दे रहे थे, तो सहरसा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शिक्षक एक छात्र से अपने सिर की मालिश करवा रहे थे। कोई टीचर क्लासरूम में बैठकर अपने मोबाइल में व्यस्त दिखे तो कोई आराम फरमाते हुए नजर आए। इन वीडियोस के बाद शिक्षा विभाग की ओर से नया फरमान जारी किया गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी कुर्सी, ना टीचर बैठेंगे और इस तरीके के वीडियो देखने को मिलेंगे। मास्टर साहब क्लास में सो ना जाएं, इसके लिए शिक्षा विभाग ने गुरुजी की कुर्सी ही खींच ली। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर हम आपको एक न्यूज रील भी दिखा देते हैं। पीओ साहब ने जो ऐसा आदेश जारी किया है स्कूल में क्लासरूम में कुर्सी हटाने के लिए, तो आप जान लीजिए कि जो प्राइमरी स्कूल होता है, जो मिडिल स्कूल होता है, उसमें बच्चों की कॉपी को चेक करना होगा। आपके माथा पर रख के कोई चेक नहीं करेगा। कई साल से कुर्सी नहीं है, हम लोग बिना कुर्सी के ही पढ़ाते हैं। यही लेक्चर टेबल है विगत कई साल से।
हम लोग इसी पे कराते हैं, पहले से हम लोग बिना किसी के कराते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खतिहा के क्लासरूम से कुर्सी हटा दिया गया है। हम लोग बिना कुर्सी के ही क्लास करवाते हैं क्लास टीचर से। गुरुजी का काम है पढ़ाना, और सरकार वेतन देती है बच्चों को तालीम देने के लिए। तालीम देना उनका सिर्फ नैतिक अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी निहित है, क्योंकि सरकार उनको उसके लिए पैसे की माहवारी व्यवस्था करती है। एकदम हिटलरशाही है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। कोई भी शिक्षक लगातार 8 घंटा खड़ा नहीं रह सकता है, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए, कोई भी आदमी। और ये काम मिलिट्री के जवान ही कर सकते हैं। और सत्ता में अब सुपर पावर अमेरिका की बात करते हैं, जहां इन दिनों सुपरमार्केट में अफरा तफरी मची हुई है। ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। किराने की दुकानों के अंदर लोगों के बीच पैकेट्स की खींचतान हो रही है। और अमेरिका के शहर शहर में इतना पैनिक है कि भारत सरकार के एक फैसले के बाद वहां हालात वाकई तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने 3 दिन पहले बासमती चावल को छोड़कर सभी तरीके के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। यानी सरकार ने तय किया है कि वो गैर बासमती चावल फिलहाल कुछ वक्त के लिए दूसरे देशों को नहीं भेजेगी। हालांकि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके इस फैसले से कैसे पूरी दुनिया में लोग चावल खरीदने के लिए टूट पड़े हैं, इसकी गवाही अमेरिका के कुछ वायरल वीडियो दे रहे हैं। इस वायरल वीडियोस को देख करके दावा किया जा रहा है कि भारत के चावल निर्यात पर बैन के बाद अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर्स में चावल खरीदने के लिए लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है बिलिंग काउंटर्स पर एक एक आदमी 10-10 चावल के पैकेट लेकर खड़ा हुआ है। इसके अलावा चावल की बोरियां जल्दी से जल्दी बटोरने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। इसका नतीजा ये हुआ कि चावल का 9 किलो का गैर बासमती चावल का पैकेट पहले अमेरिका के शहरों में 1200 से 1600 रुपए के बीच मिल रहा था, अब वो 2200 रुपए तक का हो चुका है। कहीं पर तो इसके दाम 3700 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि भारत के इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि कई देशों पर पड़ने वाला है, और इसकी वजह भी भारत के चावल की दुनिया में सबसे मजबूत सत्ता है। भारत दुनिया के 140 देशों को चावल निर्यात करता है, यानी दुनिया में 195 देश हैं और इनमें से 70% देश भारत का चावल खाते हैं। दुनिया के कुल चावल निर्यात में अकेले 40% हिस्सेदारी भारत की है। इसमें से भी करीब 25% हिस्सेदारी गैर बासमती सफेद चावल की है, जिसके निर्यात पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। भारत ने पिछले साल 55.4 मिलियन टन का चावल निर्यात किया था। इसमें से करीब 17.86 मिलियन टन गैर बासमती चावल था। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते अपने सभी न्यूज मित्रों से वही न्यूज रिक्वेस्ट की सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।